हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन जो कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में पूछे गए थे प्रीवियस ईयर। तो ये प्रैक्टिस नंबर 5 होने वाला है। इसके पहले के जो 4 प्रैक्टिस सेट थे, अगर वो आपने नहीं देखे तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, क्योंकि उन्हीं के बाद वाले ये क्वेश्चन मैं यहाँ से कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो पहले जाकर आप उनको देख लीजिए, फिर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का ये पहला क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य केंद्र बिंदु क्या था? जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसकी केंद्र बिंदु क्या था? कृषि पर ध्यान देने के साथ प्राथमिक क्षेत्र पर भी विकास करना। तो हमारा जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसका जो मेन लक्ष्य था वो था हमारा कृषि पर ध्यान देना और प्राथमिक क्षेत्र मतलब जो हमारा कृषि का जो क्षेत्र है उस पर विकास करना था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, ईरान का प्राचीन नाम क्या है? तो ईरान का प्राचीन नाम फारस है या पर्सिया है। इसे इंग्लिश में पर्सिया कहेंगे या फिर हिंदी में फारस कहेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक्सेल 2010 में एक शीट कितने कॉलम होते हैं? तो एक्सेल 2010 की एक शीट में कितने कॉलम होते हैं? तो ये कॉलम होते हैं 16,384। तो आप इसे याद रखेंगे कि जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है, जो सॉफ्टवेयर है हमारा, उसमें 2010 का वर्जन है, उसमें एक शीट के कॉलम में कितने कॉलम होते हैं? तो उसमें जो कॉलम की संख्या होती है वो 16,384 होती है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था गुजरात के सूरत में। तो आप इसे याद रखेंगे कि गुजरात के सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी ढाका में। तो आप इसे याद रखेंगे, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी ढाका में। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, उस प्राथमिक समर्पित भारतीय खगोलीय मिशन का नाम बताइए जिसका लक्ष्य एक साथ एक्सरे, ऑप्टिकल और यूवी स्पेक्ट्रिकल बैंड में खगोलीय स्रोत का अध्ययन करना है। तो उस खगोलीय मिशन का जो नाम है उसका नाम है एस्ट्रोसैट। निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था शौकत अली ने। तो आप इसे याद रखेंगे कि शौकत अली ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, कांग्रेस पार्टी ने 26 जनवरी 1930 को डैश के तौर पे मनाया जाता है। तो 26 जनवरी 1930 स्वतंत्रता दिवस के तौर पे मनाया जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के तौर पे मनाया गया था। अगला है, संयोजी इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन जो मौजूद होते हैं वो परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में मौजूद होते हैं। तो परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में मौजूद होते हैं कौन? संयोजी इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व बांस दिवस या वर्ल्ड बैम्बू डे हर साल 18 सितंबर को मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर इसमें होगा 18 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो वर्ल्ड बैम्बू डे, विश्व बांस दिवस जो है वो मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारत का पूर्वी तट एक डैश है, निम्न अवसादी तट है। तो आप इसे याद रखेंगे कि पूर्वी तट जो है वो निम्न अवसादी तट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, खराई ऊँट भोजन के लिए मुख्य पर आश्रित रहने के लिए जाने जाते हैं। तो खराई ऊँट भोजन के लिए समुद्री खरपतवारों पर जो है वो आश्रित रहने के लिए जाने जाते हैं। तो जैसे कि जो खराई ऊँट होते हैं वो समुद्री जो खरपतवार हैं, जो समुद्र के छोटे छोटे पेड़ पौधे या फिर कुछ जीव जंतु जो है उसको खाकर अपना जीवन यापन करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, उज़्बेकिस्तान का कौन से यात्री 11वीं शताब्दी में भारत आया था? तो उज़्बेकिस्तान से कौन 11वीं शताब्दी में भारत आया था? उसका नाम था अल बरूनी। तो आप इसे याद रखेंगे कि अल बरूनी जो है वो उज़्बेकिस्तान से 11वीं सदी में भारत आया था। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा, जो कि है, उस प्रसिद्ध भारतीय लेखक का नाम बताइए जिसने अनटचेबल और कुली जैसे उपन्यासकार लिखे हैं। तो उनके नाम है मुल्क राज आनंद। तो आप इसे याद रखेंगे कि अनटचेबल और कूली जो है वो किसके उपन्यास हैं, उसके राइटर कौन है? तो वो हैं मुल्क राज आनंद। और अगर आपको ऐसे ही बुक्स एंड ऑथर्स की वीडियो चाहिए तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उसे वहाँ से भी अपने टॉपिक को देख सकते हैं। और आने वाले एग्ज़ाम के लिए ऐसे टॉपिक जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप ज़रूर उस टॉपिक को देख के जाइए। मैंने कंप्लीट बुक एंड ऑथर जो भी पूछे गए हैं वो सब मैंने उसमें बता दिया है, तो आप वो एक बार ज़रूर देख के जाइएगा अपने एग्ज़ाम्स के लिए। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा, जो कि है, भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1969 में, 1969 में हुआ था। 1969 में औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना जो है वो हुई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेगिस्तान सैन्य छावनी शहर है? तो रेगिस्तान या फिर सैन्य छावनी जो शहर है वो है जालंधर। तो आप इसे याद रखेंगे कि जालंधर में रेगिस्तान या फिर सैन्य छावनी जो है उस शहर को भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा,
इनमें से किस विकल्प ने शहर स्वर्णिम चतुर्भुज या फिर गोल्डन क्वाड्रिलेटर्स में शामिल है? तो ऐसे 4 शहर बताइए जैसे जहाँ पे जो है गोल्डन क्वाड्रिलेटर या फिर स्वर्णिम चतुर्भुज जो है वो जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले दिल्ली आता है, फिर मुंबई, फिर चेन्नई, फिर कोलकाता। तो ये भारत में 4 अलग अलग दिशाओं में है। जैसे हम एक के बाद इसको अगर मैप में मिलाएंगे तो ये क्वाड्रिलेटरल का रूप लेती है, इसलिए इसको गोल्डन क्वाड्रिलेटर्स भी कहा जाता है। जैसे दिल्ली सबसे ऊपर है, मुंबई उसके वेस्ट में है, चेन्नई सबसे नीचे है और कोलकाता जो है वो ईस्ट में पड़ता है। तो इस हिसाब से दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, वायु कोश का क्या कार्य होता है? वायु कोश का जो कार्य होता है वो गैस के आदान प्रदान वाले स्थान पर एक सतह प्रदान करना होता है। तो आपने जाना कि वायु कोश का क्या कार्य होता है, तो गैस के आदान प्रदान वाले स्थान पर एक सतह या फिर एक लेयर जो है वो प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग है? तो ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग है अंटार्कटिका। तो आप मैप में देखेंगे तो आपको अंटार्कटिका दिख जाएगा, तो वही जो है वो ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग है। अगला क्वेश्चन आता है, मोरक्को और स्पेन में विभाजित करने वाले जल डमरू का नाम बताइए। मतलब जल डमरू जो पानी का एक रास्ता होता है, वहाँ जो एक देश जो है वो दूसरे देश से अलग होता है तो उसी को जल डमरू कहते हैं। तो मोरक्को और स्पेन को जो अलग करता है जल डमरू, उसका नाम है जिब्राल्टर। तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है वो इस मोरक्को और स्पेन को अलग अलग करता है, मतलब जिब्राल्टर जल डमरू इसका नाम हो जाएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष में किया गया? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था 1600 में। तो आप इसे याद रखेंगे कि 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देता है? तो इसमें आपको बताना है कि जो जीडीपी है हमारे, उसमें सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक योगदान देता है वो कौन सा सेक्टर है या कौन सा क्षेत्र है? तो तृतीयक क्षेत्र मतलब टर्सरी सेक्टर जो है वो जीडीपी में, भारत की जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान देता है। अगला क्वेश्चन आता है, सूर्य का चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है? तो जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं स्पेस में, तो उनके जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको बोला जाता है मेटिओइड्स। तो उनको बोला जाता है मेटेरॉइड्स या फिर उल्कापिंड। तो आप इसे याद रखेंगे, मेटेरॉइड्स या फिर उल्कापिंड इन्हें बोला जाता है जो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं के खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी कर लिया था? तो वो कौन सा अधिवेशन था? तो वो अधिवेशन था कलकत्ता अधिवेशन। तो कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए महात्मा गांधी ने राजी कर लिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए शिक्षा पोर्टल का क्या नाम है? तो भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जो तैयार किया शिक्षा पोर्टल है उसका नाम है साक्षत। तो आप इसे याद रखेंगे, साक्षत जो कि है वो शिक्षा पोर्टल है, उसे तैयार किया गया था भारत सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा, भौतिक भूगोल की वो कौन सी शाखा है जहाँ स्थलाकृति, उनकी उत्पत्ति एवं संबंधित प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए समर्पित है? तो ऐसी शाखा का नाम है भू आकृति विज्ञान या फिर जियोमॉर्फोलॉजी। तो जियोमॉर्फोलॉजी का जो मेन काम है वो है स्थल आकृति, उनकी उत्पत्ति एवं उससे संबंधित प्रक्रियाओं का अध्ययन करना। उसको ही भौतिक भूगोल की एक शाखा माना गया है जिसका नाम है जियोमॉर्फोलॉजी। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता का सिद्धांत किस देश के साथ संबंधित है? तो ये संबंधित है फ्रांस के संविधान से। तो फ्रांस के संविधान से ही भारत के संविधान में लिया गया था स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता। अगला है हमारा, निम्न में से कौन सा अलौह धात्विक खनिज नहीं है? तो अलौह धात्विक खनिज जो है वो अभ्रक जो है वो नहीं होता। तो आप इसे याद रखेंगे कि अभ्रक जो है वो अलौह धात्विक खनिज नहीं होता। अगला क्वेश्चन आता है हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो समुद्री ऊर्जा का जो स्रोत है वो सौर ऊर्जा नहीं है। तो समुद्री ऊर्जा का स्रोत आप इसे याद रखेंगे कि समुद्री ऊर्जा के स्रोत में सौर ऊर्जा नहीं आता। बाकी तरंग ऊर्जा आता है, ज्वारीय ऊर्जा आता है, महासागरीय या फिर तापीय ऊर्जा आता है, पर यह सौर ऊर्जा जो है वो समुद्री ऊर्जा का स्रोत नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? तो जीने का अधिकार जो है वो आर्टिकल 21 में है, अनुच्छेद 21 में है, वो राइट टू लाइफ का अधिकार दिया गया है। महात्मा गांधी ने नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया? तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन जो है वो कब से कब तक चला था? तो 1920 से 1922 तक ये असहयोग आंदोलन चला था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, प्रांतीय स्वायत्तता या फिर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को भारत सरकार अधिनियम डैश के तहत कब वर्णित किया गया था? तो ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी भारत सरकार अधिनियम 1935 1935 के तहत वर्णित किया गया था।
तो आपने देखा कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 में आया था। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा, जो कि है निम्नलिखित में से कौन सी जीवधारियों के वर्गीकरण में मूल इकाई है। तो जीवधारियों के वर्गीकरण में जो मूल इकाई होती है वो स्पीसीज होती है, मतलब जो जाति होती है उनकी, तो वो उनकी मूल इकाई होती है। अगला क्वेश्चन आता है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, तो ये सामान्यतः इनमें से किसके रूप में जाना जाता है। तो ये जाना जाता है विश्व बैंक के रूप में। तो आप याद रखेंगे इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये जाना जाता है विश्व बैंक में। अगला क्वेश्चन आता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद या फिर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के अवमूलन या फिर डेप्रिसिएशन घटाने पर प्राप्त अवधि को क्या कहा जाता है। तो जब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में डेप्रिसिएशन घटा देंगे तो वो आ जाएगा हमारा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो आप इसे याद रखेंगे कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में जब डेप्रिसिएशन घटाएंगे तो नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा, या फिर हिंदी में शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो है वो आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो भारत के जो राष्ट्रपति थे APJ अब्दुल कलाम, उन्हीं को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के तौर पे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, शब्द मॉनसून को डैश शब्द मौसम से लिया गया है जिसका अर्थ मौसम होता है। तो ये किस शब्द से लिया गया है। तो ये अरबी शब्द से लिया गया है। तो आप इसे याद रखेंगे कि जो मॉनसून शब्द है वो अरबी शब्द है और इसे मौसम से लिया गया है। और यही क्वेश्चन दोस्तों पिछली बार के CHSL में आया था। तो ये जो GK GS के क्वेश्चन हैं वो CGL वाले एस्पिरेंट्स के लिए भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। तो आप जो CGL वाले एस्पिरेंट हैं, जो भी स्टूडेंट CGL की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये NTPC के GK GS के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ही जो बॉडी है हमारी TCS, वही दोनों एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है। तो आप इसे ज़रूर याद करके जाइएगा। तो ज़रूर आप इस सब को प्रैक्टिस सेट जो है वो आपके लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि NTPC के लिए। तो आप ज़रूर इनको भी देख कर जाइएगा अपने एग्ज़ाम्स के लिए। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा, इनमें से कौन सम्राट अकबर के शासन में राजस्व मंत्री थे। तो सम्राट अकबर के शासन में राजस्व मंत्री कौन था, उसका नाम था टोडरमल। तो आप इसे याद रखेंगे कि सम्राट अकबर के शासनकाल में राजस्व मंत्री टोडरमल था। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा, 2011 की भारतीय जनगणना सेंसस के अनुसार केरल का लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है। तो आपसे पूछा गया है कि केरल में जो लिंग अनुपात है वो 1000 मेल पर कितनी फीमेल हैं। तो 1084 फीमेल हैं 1000 मेल पर। तो ये आप केरल का पर्टिकुलर केरल स्टेट का पूछा गया है। तो आप इसे याद रखेंगे कि केरल में 1000 मेल्स पे 1084 मेल्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। तो इसमें से थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा है। तो हाइड्रोजन बॉम्ब जो है वो थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय वॉशिंगटन DC में स्थित है। तो वॉशिंगटन DC में स्थित है IMF, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमर्त्य सेन द्वारा लिखित नहीं है। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सा पुस्तक है जो अमर्त्य सेन ने नहीं लिखा है। तो पॉवर्टी ऑफ इंडिया जो है वो अमर्त्य सेन द्वारा नहीं लिखा है। तो आप इसे याद रखेंगे कि पॉवर्टी ऑफ इंडिया इसको अमर्त्य सेन ने नहीं लिखा है। बाकी ये जो तीन बुक है वो पॉवर्टी एंड फेमस, ऑन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और रिसोर्स वैल्यू एंड डेवलपमेंट, ये तीनों बुक जो है वो अमर्त्य सेन ने लिखी है। और पॉवर्टी ऑफ इंडिया ये अमर्त्य सेन द्वारा नहीं लिखा गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम किसकी कृति है। तो शिल्पाधिकारम जो है वो इंग्लो अडिगल, तो इंडो अडिगल की कृति है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय अर्थव्यवस्था में इनमें से किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि ये तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। जो भारतीय इकोनॉमी का सेक्टर है, तीसरा सेक्टर, तो उसे तृतीयक क्षेत्र भी कहते हैं और इसे सेवा क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा, जो कि है विटामिन C की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन C की कमी से इनमें रोग होता है स्कर्वी। तो आप इसे याद रखेंगे, स्कर्वी रोग जो है वो विटामिन C की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा, इनमें से किस भारतीय राज्य में हेमेटाइट की सर्वाधिक भंडार मौजूद है। तो हेमेटाइट का सर्वाधिक भंडार जो मौजूद है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो आप इसे याद रखेंगे कि उड़ीसा में हेमेटाइट का सर्वाधिक भंडार जो है वो मौजूद है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, इस्पात को कठोरकृत करने के लिए किस रासायनिक तत्व की आवश्यकता होती है। जो इस्पात होता है हमारा उसको कठोर बनाने के लिए मैग्नीज की आवश्यकता होती है। तो किस तत्व की आवश्यकता होती है। तो मैग्नीज के तत्व की आवश्यकता होती है इस्पात को कठोर बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसे टिस्को के नाम से भी जाना जाता है, ये किस वर्ष हुआ था। तो ये हुआ था 1907 में हुआ था। तो टाटा आयरन एंड टिस्को कंपनी का निगमन किस वर्ष हुआ था। तो 1907 में हुआ था।
अगला क्वेश्चन है हमारा, बाघ संरक्षण हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए वैश्विक बाघ दिवस ग्लोबल टाइगर डे कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है। तो 29 जुलाई को आप याद रखेंगे कि बाघ संरक्षण हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए वैश्विक बाघ दिवस जो है वो 29 जुलाई को मनाया जाता है। ग्लोबल टाइगर डे 29 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, उर्वरकों के पैक पर मुद्रित अक्षर NPK क्या दर्शाती है? जो उर्वरक के पैकेट होते हैं उनमें कुछ अक्षर लिखे होते हैं जैसे NPK, तो वो NPK क्या उसका फुल फॉर्म है या फिर उसको किस नाम से जाना जाता है? तो नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। तो आप इसे याद रखेंगे, NPK मतलब N से नाइट्रोजन, P से फास्फोरस और K से पोटेशियम से वो दर्शाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि अभी का लास्ट क्वेश्चन है, तो विच वन अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट लैंड बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल? तो इसमें से कौन सा जो है वो लैंड बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, मतलब ज़मीन से सतह पे वार करने वाली मिसाइल जो है वो नहीं है, तो वो उसका नाम है धनुष। बाकी जो पृथ्वी, सूर्य और अग्नि है ये सतह पे रह के इस सतह से होकर अपने दुश्मनों की ओर जाती है, लेकिन जो धनुष है वो जो है वो लैंड बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है। तो जैसा कि आप लोगों ने देख लिया होगा दोस्तों, इस सेट में मैंने प्रैक्टिस नंबर जो 5 था हमारा, प्रैक्टिस सेट 5, उसमें मैंने आपको लगभग 60 क्वेश्चन के आसपास मैंने करा दिया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे इस चैनल SSC बुक SB को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपने RRB NTPC एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि मैं ऐसे ही और सारे कई वीडियो लेकर आता रहूँगा जो कि GK GS से रिलेटेड होने वाली है। किस सब्जेक्ट से या फिर किस टॉपिक से GK GS में अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब मैं कराने वाला हूँ आपके एग्ज़ाम से पहले। तो आप इस चैनल को SSC बुक SB को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक पढ़ते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अच्छे से वीडियो में।